Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन में। मैं अभिषेक बर्नवाल और बात करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि वी पॉलिटेक्निक 2020 की तैयारी के लिए है। मैथमेटिक्स हमारा है और ये 7वां चैप्टर है, जो कि रैखिक द्विघात समीकरण लाइनर इक्वेशन कैसे लगाते हैं। तो लाइनर इक्वेशन जैसे मान लीजिए कि जिसे हमारा दिया है 2x - 3 = 5। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर यानी कि जिसमें एक ही चर हो। चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर ये हमारा होता है, चर संख्याएं होता है। ठीक है, चर संख्याएं। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहला वेरिएबल नंबर, दूसरा कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल नंबर यानी कि चर संख्याएं, जैसे x, y, z, a, b, c कुछ भी मान लीजिए, ये अस्थिर होती हैं। और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? 1 2 3 4, ये स्थिर संख्याएं होती है, यानी कि जो 2 है वो 2 ही रहेगा, 5 तो होगा नहीं। तो ये स्थिर संख्या है और ये वाले अस्थिर संख्या है। तो जिसमें एक चर वाला हो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया 2x - 3 यानी कि एक चर वाला। मान लीजिए कि इसको कर देते हैं 2x - 5y = 6। तो क्या हो गया? द्विचर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो द्विचर वाले हमारे रैखिक समीकरण हो गए। तो जब दो ऐसे समीकरण दिए हो, मान लीजिए यहाँ पे y हो, तो दो ऐसे समीकरण दिए हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला सॉल्व करने का विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ये हम लोग पहले पढ़े भी होंगे, वज्र गुणन विधि। जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन ये एक्चुअल में डिफिकल्ट है नहीं। वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीपल मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल मेथड है हमारा पहला। तो आइए एग्जाम्पल थ्रू देख लेते हैं कैसे कौन सा फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल थ्रू कर लेते हैं। 2x - y = 3। पहला क्या है कि 2x - y = 3। ठीक है, और 4x - y = 5। तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि से लगा सकते हैं और वज्रगुणन विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रतिस्थापन विधि है। तो क्या करेंगे? इसमें करना कुछ नहीं है आपको, जैसे कि इसको लिख सकते हैं, इसको y = 2x - 3। अब इसी y के मान यहाँ रख देंगे, तो 4x - y का मान है 2x - 3 = 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 5। तो ये हो गया 4x - 2x + 3 = 5। ये हो गया 2x = इधर जाएगा तो 2 और x बराबर 1। और x बराबर जब 1 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर -1 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब बात करते हैं अपने विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि क्या करेंगे? विलोपन विधि के लिए दिया है, मान लीजिए कि x + y = 13। ठीक है, और 2x + 3y बराबर दिया है 32। तो क्या करेंगे? विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक चर संख्या को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, जिससे कि वो जोड़ने घटाने पे कट जाए। तो इसमें हम मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसमें 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो क्या करेंगे? 3x + 3y = 39। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -x बराबर -7। x की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। x की वैल्यू जब 7 हो गई तो यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू हम 7 रख देते हैं। तो क्या बचेगा हमारा? 3 × 7 + 3y = 39 हो गया हमारा। तो 3y = हो जाएगा 39 - 21, यानी 3y = कितना हो गया? 18 और 3y 16, 6 से कट जाएगा तो y बराबर 6। इसका आंसर आ गया y बराबर 6। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। अब बात करते हैं अपने वज्रगुणन विधि की, तीसरे की। इसको कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमारा होता है
जैसे मान लीजिए जो कोई भी इक्वेशन दिया होगा A1, ठीक है, इसी के थ्रू दिया होगा हमारा, कोई भी दिया होगा तो A1x है, जैसे कि मान लीजिए कि A1x है प्लस B1y है प्लस C1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। 3 दिए रहेंगे, तो इन तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि A1 B1 C1, और ये हो गया A2 B2 और C2। तो सबसे पहले जब x लेंगे जब x लेंगे तो इसका मल्टीपल कराएंगे, फिर इसका मल्टीपल कराएंगे, और जब b को लेंगे तो हम इसको मल्टीपल कराएंगे और फिर इसको मल्टीपल कराएंगे, पहले इसको फिर इसको कराएंगे, और जब इसको लेंगे तो फिर इसको मल्टीपल कराएंगे और इसको मल्टीपल कराएंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो क्या होता है हमारा x अपान x लिए तो ये वाला छूट जाएगा, तो यानी ये वाला जब छूट जाएगा तो ये वाला बचेगा, यानी कि ये वाला इससे मल्टीपल करा के फिर इससे मल्टीपल करा देंगे, तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब y वाला लेंगे तो y बटे ये वाला छूट जाएगा और ये वाला बचेगा, तो पहले इसका मल्टीपल फिर इसका मल्टीपल, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A2, पहले ऊपर से नीचे आता था अब नीचे से ऊपर जाएगा, तो A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 अपान तीसरे का ये छोड़ देंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला पहले जैसे ही चलेगा, यानी A1 B2 माइनस A2 और B1, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र का नियम है। ठीक है, अब इसी पर एक एग्जांपल लगा लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हमारा दिया है कि 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 दिया है। दूसरा क्या दिया है, x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, वज्रकोण विधि से इसको सॉल्व करना आती हो जाएगा 2 1 2 1 4। ठीक है, और ये हो गया 1 3 7। तो सबसे पहले क्या लेंगे, x अपान लेंगे, x अपान क्या हो जाएगा, x वाला ये वाला लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये बचेगा, तो 7 माइनस 12 यही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y अपान लेंगे, ये वाला छूट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो 4 माइनस 14 इक्वल टू 1 अपान क्या बचेगा, ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला बचेगा, तो 6 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x अपान माइनस 5 y अपान माइनस 10 1/5। ठीक है, अब इसको अगर इसके बराबर एक बार ले लेंगे फिर एक बार इसके बराबर ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर यहाँ पे लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। y बराबर लेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी की 10 यानी कि -2, आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, अब द्विघात समीकरण की बात करते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण जैसे मान लीजिए कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इतना होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए गुणनखंड विधि से तो कर लेते हैं आसानी से। तो यदि गुणनखंड इसका ना हो तब क्या करते हैं, तो तब हम लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। आपको आइए देखते हैं श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है। x बराबर होता है -b और प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। उसके बाद रूट में होता है हमारा b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है ये। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं d मतलब विवेक्तर, यानी कि d इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विवेक्तर बोलते हैं, विवेक्तर, यानी जो रैखिक समीकरण की स्थिति को बताता है वही विवेक्तर होता है। यानी कि रैखिक समीकरण के जो मूल हैं, हर रैखिक समीकरण का मूल होता है, जैसे कि अल्फा हो गया या बीटा हो गया, तो ये मूल जो है वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, क्या है, वो इसके थ्रू बताया जाता है, विवेक्तर के थ्रू। ठीक है, तो आइए बताते हैं कैसे होता है। तो ये डी होता है, मान लीजिए इसका, तो डी है, यदि डी बराबर 0 एक बार हो सकता है, अगर यहाँ वैल्यू रखें तो डी बराबर 0 भी आ सकता है, या फिर डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ सकता है, 0 से ये मान बड़ा भी आ सकता है, या फिर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ सकता है। 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन डी बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल
दोनों मूल, ठीक है, दोनों मूल जो होंगे इसके, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है, मूल दोनों वास्तविक एवं समान होंगे। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यदि, तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, परंतु वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे। अब वही मान लीजिए कि डी की वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, तब क्या होगा, तब जो है ये मूल काल्पनिक हो जाएंगे, ये मूल काल्पनिक हो जाएंगे। हमारे ये मूल क्या होंगे, ये मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, तो हमारे मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी का भी मूल जो है अल्फा बीटा होता है, तो बोले कि मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यानी ये वाला, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ये वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हमारा मूलों का योगफल हो गया, मूलों का योग। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी ये वैल्यू होता है और ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो सी अपान ए हो गया इतना, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया, विविक्तर हो गया, यानी कि डी की वैल्यू और तीसरा 4 का सूत्र पे हम लोग जो इसको किसी भी रैखिक समीकरण को जो गुणनखंड जिसका ना हो पाए उसको इस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देख लेते हैं क्या है। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि एक बढ़िया सीट आपको मिल सके और एक अच्छा ब्रांच मिल सके आपके मन मुताबिक, आपको जो भी ब्रांच पसंद आता हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि रैंक की वजह से कोई भी ब्रांच लेना पड़े, तो फिर डिप्लोमा करने का मज़ा नहीं आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण हमारा दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इतना दिया होगा, तो इसके दो मूल होंगे, अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकते हैं, आप जो माने, दो मूल होंगे। तो बोल दिया जाए कि मूलों का समांतर माध्य, माध्य क्या होंगे, ठीक है। तो मूलों का समांतर माध्य हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि समांतर माध्य हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े अल्फा प्लस बीटा अपान 2। अब यही बात कर दिया जाए मूलों का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। तो जब गुणोत्तर माध्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, बस छोटा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस पर आपको आगे मिलेंगे सवाल लगाने के लिए, इसलिए इसको हम बता दिए हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ये मूलों का योग हो गया, गुणनफल हो गया। अब मान लीजिए कि दो समीकरण दिया हो तो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए जैसे दिया हो कि दो चर रैखिक समीकरण, द्विचर रैखिक समीकरण जो कभी बताएं आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो सकता है, पूछ दिया जाए कि इसका एक अद्वितीय हल बताइए, एक अद्वितीय हल बताइए, ठीक है। देखिए डिप्लोमा में बहुत हाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, डिप्लोमा में बेसिक क्वेश्चन पूछता है और छोटा से छोटा पॉइंट पूछता है। तो आप जितना छोटा छोटा पॉइंट को पकड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्वेश्चन इतना छोटा तक पूछ सकता है, ये होता है डिप्लोमा की खासियत। तो जैसे कि आप देख लीजिए दो समीकरण दिया, इसका एक अद्वितीय हल क्या होगा, इसका अद्वितीय हल भी होता है। और इसका अद्वितीय हल कब होगा, जब हमारा a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए, b1/b2 हो जाए, तो ये कंडीशन अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी ये समीकरण अद्वितीय हल में होंगे, ठीक है।
और अगर बात करते हैं मान लीजिए कि दूसरा हमारा क्या होता है कि कोई हल नहीं होगा इसका, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बराबर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल c1 बाई c2, तब ये कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन हमारा है कि अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होंगे, अनेक हल हमारे तब होंगे जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, ठीक है, तब हमारे अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को आप जरूर ध्यान दीजिए, आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। मैथ बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि मैथ इज ए प्रैक्टिस। अब आप बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई दो मूल दिए हों, दो मूल आपके अल्फा बीटा दिए हों, ठीक है। अगर दो मूल आपके दिए हैं अल्फा और बीटा, तो आपको इसका समीकरण कैसे निकालेंगे। मूलों, यदि दो मूल दिए हों आपके, दो मूल दिए हैं, तो आप इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे। तो रैखिक समीकरण बनाने का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यानी ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारा मूलों का ये गुणनफल हो गया, निकाल लेंगे हम लोग आसानी से अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं अपने सवाल की, क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं। देखिए थ्योरी और फार्मूले पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले आपका दिमाग काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि आपके दिमाग में थ्योरी फार्मूला सब सेट हो चुका है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर थ्योरी फार्मूले पर ही फोकस करता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के, और क्या दिया है, के बराबर 0, के मूल बराबर है, बराबर 0, इसके के मूल बराबर है, मूल बराबर है। आपको विविक्तर में मैंने कंडीशन बताया था कि यदि जब मूल बराबर होंगे, मूल बराबर हो एवं समान हो, मतलब कि मूल समान हो, तो मूल जब समान होंगे तो क्या होगा, d इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू 16 है, यही है ना, 16, ठीक है। तो माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मल्टीपल तो 1 होगा, 1 मल्टीपल ए सी का के है इक्वल टू 0। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काम करता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काम करता है, हर चीज़ के लिए काम करता है। तो कोशिश करिए 1 से 30 तक याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 256 माइनस, खास करके जब एग्जाम देने वाले हों आप किसी भी चीज़ के, तो ऐसे चीज़ का तैयार रखिए, ठीक है। तो 256 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, 75 कर देंगे, 256, तो ये इसको काट देंगे, कटेगा, कटना तो चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 छक 24 और 4 चौके 16, क्या हो गया, k बराबर 64, आंसर आ गया, k बराबर 64। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है। हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं x तथा y है, यही ना। तो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 एवं उन संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर 144, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उन संख्याओं का अंतर बताइए, संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर बताइए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बताइए, तो क्या करेंगे हम x माइनस वाई के लिए, x माइनस वाई बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, अलजेब्रिक वाले चैप्टर में हमको फार्मूला बता दिए थे। होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का
होल स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस 4xy। देखिए फार्मूलों को कभी रटा नहीं जाता है, ट्रिक के माध्यम से समझे रखिए, ट्रिक के माध्यम से याद किए रहिए। यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे बहुत सारे आपको फार्मूले बताए थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब का मैंने बताया था क्या होता है, ये माइनस है तो हम माइनस हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। दूसरा देखिए ये पावर क्यूब है तो एक पावर घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब बात आती है कि अब साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, क्यूब में चेंज होता है। यही होल क्यूब होता तो कोई चेंज नहीं होगा, होल क्यूब होगा तो जो साइन यहाँ होगा वही साइन पूरा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस ए बी। अब इसी के आधार पर पावर 4 का भी कर सकते हैं, कैसे देखिए ए टू द पावर 4, ठीक है, माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा इसके आधार पे ए माइनस बी, फिर पावर 4 है तो एक पावर घट जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस सॉरी ये तो प्लस आएगा ना पूरा प्लस बी क्यूब, ठीक है, फिर पूरा प्लस आएगा प्लस ए बी और चूंकि पावर 4 है तो एक कोष्टक में भी यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये हो गया हमारा पावर 4 की वैल्यू। हम याद इसको किए हैं नहीं, हम इसको याद नहीं किए, हम इसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं ताकि हम कभी भी कहीं भी आपको बता सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन के, ताकि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सवाल था, तो क्या होगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या x प्लस वाई का यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 625 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 144 तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 ही है ना, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो 625 माइनस कितना हो जाएगा 4 को 16 16 1 17 4 सॉरी 4 इंटू 4 16 4 इंटू 4 16 17 हमारा 1 बचा 4 इंटू 4 576 हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 625 में से 576 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 24 और 25 कितना बचा 49, डायरेक्ट घटाइए तो x माइनस वाई बराबर 7, आगे आंसर x माइनस वाई बराबर 7, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम की बचत भी करना है क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो पसंद नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो हम अपना सेकेंड वीडियो देख लेते हैं। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले बी की आयु की 3 गुनी थी तो हम मान लेते हैं कि बी की आयु x थी, बी की आयु x थी। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की बी की आयु की 3 गुनी कम थी, ठीक है। तो ए की आयु मान लेते हैं हम, ए की आयु बराबर x मानते हैं, इसका y मानते हैं। तो 5 वर्ष पहले मतलब कि x में से भी 5 वर्ष घटेगा। अब 5 वर्ष पहले x की आयु जो है b की आयु की यानी कि b की आयु पहले y माइनस 5 हो जाएगा, b की आयु की 3 गुनी थी। चूंकि 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो इसमें भी 5 वर्ष घटेगा, इसमें भी 5 वर्ष घटेगा। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु ए की आयु जो है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 3y माइनस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 5 पॉजिटिव में जाएगा तो घट जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, यानी कि 2 गुनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो बचेगा 10, हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आसानी से, x माइनस 2y। तो करना क्या है आपको, अब इसको देखिए 2 इक्वेशन मिला, पहले बताया था आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, जो इजी लगे आपको उससे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहली बात हमको करना कुछ नहीं, हम क्या करेंगे कि
पहले में से दूसरे को घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। और ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10, और ये वाला माइनस में है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको घटा दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ये वाला कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस y बचेगा, और ये कितना बचेगा, माइनस 20 बचेगा। y बराबर 20 आ जाएगा। y बराबर 20 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 के 60 में से 10 घट जाएगा तो 50 आ गया। 20 50 यानी कि इसकी आयु 20 वर्ष है, इसकी आयु 50 वर्ष है। नहीं, इसकी 50 वर्ष और इसकी ये 50 वर्ष और ये 20 वर्ष, 50 वर्ष एवं 20 वर्ष ही सही है। 50 वर्ष 20 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि समीकरण एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0, प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य। इनके मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा, ठीक है। तो हरात्मक माध्य इनका क्या होगा, हरात्मक माध्य का फार्मूला पता है। देखिए जितना भी फार्मूला आपको बताए हैं इसके पहले, वीडियो से पहले या चैप्टर किसी भी चैप्टर से पहले हम आपको फार्मूला थ्योरी इसीलिए समझाते हैं ताकि उसका अंदर कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है, ठीक है। तो प्लीज़ फार्मूला और थ्योरी पे पूरा फोकस कीजिए। हरात्मक माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या है, हम सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ये खास करके हाई स्कूल के दोस्तों को हम ज़्यादा ये समझा रहे हैं। बाकी इंटर करके ही ज़्यादातर डिप्लोमा में लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आप इंटर में आने के बाद हाई स्कूल का बेस जो है काफ़ी भूल जाते हैं, तो फोकस कीजिएगा प्लीज़। तो माइनस बी बटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो लोग हल्के में लेते हैं ना वही जाते हैं पीछे, क्योंकि डिप्लोमा ऐसा ट्रेड है कि आप इससे हल्के में लेंगे तो भारी हो जाएगा, आप भारी लेंगे तो हल्के में हो जाएगा, तो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 10 अपान 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए यानी कि 11 डायरेक्ट रखते हैं। तो हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा, हरात्मक माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 11 अपान 10। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 3x स्क्वायर, ठीक है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0 प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बी बटा ए माइनस 11 बाई रूट 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा यानी कि 6 रूट 3 अपान रूट 3, ये कट जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। अब चूंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अब इसको अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा होता अगर तो हम वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं पहले, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 121 अपान 3, और अल्फा प्लस बीटा का है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 6, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 121 माइनस 6 चौक 24, 24 तिहाई 24 तिहाई कितना हो गया, 72 हो गया अपान 3। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 72 हो गया ना ये, तो ये बच जाएगा आपका 28 और 28 और ये 21 यानी 29 20 49 बटे 3। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7 बाई रूट 3 हो गया, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 7 बाई
√3 माइनस 11/√3। तो 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा 7 में से 11 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा 7 4 11 माइनस 4/√3। 2 से 2 दूना 4, यानी कि अल्फ़ा बराबर हो गया -2/√3। एक ये हो गया। आप दूसरा निकाल लेंगे, मान लीजिए कि बीटा बराबर, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -11/√3 है यहाँ पे, और ये अल्फ़ा उधर चला जाएगा, यानी माइनस वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस 2/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बराबर √3, और 11 में से 2 जाएगा तो -9, यानी इसी बीटा को हम लिख सकते हैं -3√3, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो -3√3 इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.